हेलो, नमस्ते। आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया के जो बिगड़ते हुए हालात हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से इस समय युद्ध चल रहा है एक तरह का देखा जाए तो उसी के बारे में बात करेंगे। एक तो ये है कि अ इज़राइल ने दोबारा से गाज़ा के ऊपर मैं समझता हूँ फुल ब्लोन अटैक शुरू कर दिया है। 1000 500-700 लोग पता नहीं कितने मर चुके हैं, गिनती बढ़ती जा रही है। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अ, हिज़ अ, हूती रेबल्स ने इज़राइल और रेड सी में यानी लाल सागर में अमेरिकन शिप्स के ऊपर मिलिट्री शिप जो है उनके नेवल शिप्स के ऊपर अटैक किए हैं और दावा ये है कि उनको डैमेज भी किया है। कितना डैमेज हुआ है ये नहीं पता, लेकिन ये है कि जो दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि डैमेज हुआ है। आने वाला समय बताएगा कि कितना हुआ है। फिर उसके बाद ये भी है कि अ, ये जो पूरा प्रक्रिया चल रही है आखिर क्यों दोबारा से ये शुरू हुआ? इज़राइल ने अटैक करना और ये हूती रेबल्स ने उनकी सॉलिडारिटी में फिलिस्तीनियों के रेड सी पे अटैक करना शुरू कर दिया और इज़राइल के ऊपर भी लॉन्च किए रॉकेट्स वगैरह उनके। कई कारण हैं। इज़राइल का कहना ये है कि भई जो उसके पास होस्टेजेस हैं, उनको तुरंत वो रिलीज़ करे। यानी वो सेकंड राउंड जो नेगोशिएशन का था, उसमें तभी जाएँगे जब ये हो जाएँगे। सारे होस्टेजेस जो हैं जितने वो उनको वापस मिल जाएँ। और फिर उसके बाद ये है कि अम, ये भी है कि उन्हीं ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि गाज़ा को आप खाली कीजिए। यानी इजिप्ट में जाइए जो बॉर्डर जहाँ से मिलता है, जो पुराना प्रोग्राम था। अ ये है कि अब अ, जिस तरह के प्रकार के अटैक अमेरिका ने सना यानी जो यमन का कैपिटल है किया जिसमें बहुत लोग मर गए हैं और आगे भी अटैक के चांसेस हैं। दोनों तरफ कह रहे हैं कि हम एक-दूसरे पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। अ अमेरिका का बेसिक प्लान जो है या इज़राइल का भी उनके साथ जुड़ा हुआ है कि जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको वो कहते हैं जैसे कि हमास, हिज़्बुल्लाह, हूती और अ, इन ख़ास तौर से यही 3 सबसे बड़े हैं, इनको कमज़ोर कर दो और फिर उसके बाद ईरान पे अटैक हमने पहले भी इस तरह से देखा था। और बेसिकली ये है कि पूरी तरीके से जितना भी अपोज़िशन है अमेरिका का उस क्षेत्र में, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। ऑलरेडी पहले ही इराक, सीरिया, लीबिया ये 3-4 लेबनान में जो कुछ था, उसको तो पहले ही वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ हो गया और ये सभी कंट्रीज़ वर्चुअली देखा जाए तो सिविल वॉर में दोबारा से आ गई। और लेबनान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए। तो इस तरह से ईरान एक अकेला बचा है, उसको भी वो चाहते हैं कि न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, जो अपोज़िशन है उनका हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अम, एक ही थ्रेट है, इज़राइल भी बार-बार कहता है कि उसको काफ़ी थ्रेट है ईरान से। ईरान को वो इसलिए कहते हैं कि ईरान एक तो अमेरिकन इज़राइली पॉलिसी उस क्षेत्र में जो है उसका खुल के उसके विरुद्ध है और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो जो है जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट भी करता रहता है। तो इस वजह से ईरान के लिए है। फिर ये भी है अ उसने ईरान को भी अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप पूरी तरीके से जो उनका पीस प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो बी प्रिपेयर फॉर वॉर यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पीस प्रपोज़ल में क्या है कि आप अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिसमेंटल करना होगा पूरा और मिसाइल प्रोग्राम को भी उन्हीं ने अब जोड़ दिया है, तभी बात होगी। यानी पूरी तरीके से आप
अपनी मिलिट्री को डिसमेंटल करें, रिश्ते, फिर उसके बाद बचता ही क्या है कि रिश्ते बनाएँ अमेरिका से। ये जो है काफ़ी मुश्किल प्रोग्राम होगा जो जो शर्तें हैं ईरान को एक्सेप्ट करने के लिए। अ, अमेरिका ये भी कह रहा है कि इज़राइल जो कुछ कर रहा है वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में, उसको पूरी सपोर्ट प्रेज़िडेंट ट्रंप ने हासिल की है, और ये भी कहा है कि उसने इज़राइल की सेना को भी का भी समर्थन किया। तो ये जो उनका प्रोग्राम है, ये एक थ्रेट उनको लगता है कि ईरान से, ईरान अगर न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र में दोबारा से अमेरिका का वर्चस्व बन जाएगा। हालाँकि अभी भी अमेरिका की पूरी सपोर्ट जो है उस पूरे क्षेत्र में नज़र आती है। फिर उसके बाद ये भी है कि जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पूरे क्षेत्र में, और बेसिक जो चीज़ है अमेरिका की, तेल के ऊपर वो चाहते हैं कि उनका ग्रिड कंट्रोल बना रहे। अगर उनको अल्टीमेट गोल ये है कि अमेरिका जो है वो 21st सेंचुरी में ओनली सुपर पावर रहेगा और उसके कंपटीशन में कोई दूसरा मुल्क नहीं आ सकता। और तो इसलिए उसके लिए ये कहते हैं कि तेल के ऊपर कंट्रोल होना उनका बहुत ज़रूरी है। ये एक और तेल का जो कंट्रोल है वो न केवल वेस्ट एशिया बल्कि पश्चिम एशिया का भी तेल के साथ-साथ ईरान और सेंट्रल एशिया के तेल पे भी होना चाहिए। सेंट्रल एशिया में रशिया का दबदबा है, रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत है वहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि रशिया सेंट्रल एशिया के बॉर्डर अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलते हैं। वो उनका प्लान ये है कि वहाँ से बजाय जो उनकी पाइपलाइन्स वाया रशिया होके जाती हैं, रशिया जाती हैं या चाइना जाती हैं, उनको डाइवर्ट करके ईरान के माध्यम से पर्शियन गल्फ से होता हुआ वो चला जाएगा, या इराक से या अफ़गानिस्तान से जो है उनका भारत के लिए पाइपलाइन लेके आने का उनका एक प्लान है। ये जो है, ये प्लान्स बहुत बड़े हैं। इनका पूरा होना एक बड़ी समस्या की बात है। दूसरी बात ये भी है कि कहाँ तक ये हो सकता है कि हमास, हिज़्बुल्लाह इन लोगों को कमज़ोर करने में ये कामयाब हो जाएँगे, लेकिन क्या अपोज़िशन ख़त्म हो जाएगा? मैं समझता हूँ उससे जो उनके एलाइज़ हैं चारों तरफ, अधिकतर देश तो उन्हीं के एलाई हैं, ईरान को छोड़ के बाकी सभी, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। उन देशों के अंदर एक पावरफुल अपोज़िशन खड़ा हो जाए, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है इतना, और उन रिजीम्स को भी परेशानी आ सकती है। इसकी फ़िक्र उनको नहीं है। उनका मानना ये है अगर अराजकता फैलती है तो वो उसको तेल को कब्ज़ा कर लो और बाकी लोगों को वहाँ से निकाल दो। ये रैंड कॉर्पोरेशन ने काफ़ी पहले ये सजेशन दिया था रम्सफेल्ड को, जो उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेकंड प्रेसिडेंट थे उस पीरियड में हुआ था। ये प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हीं पॉलिसी यही डिटरमिन्ड इसी तरीके से अमेरिका की होती है। इज़राइल का ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो ग्रेटर इज़राइल बनाने का है जिसमें हम बार-बार बात करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सपेल करना पैलेस्टीनियन को, पहले गाज़ा से और फिर उसके बाद वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम से, और ये भी है कि न्यूट्रलाइज़ करने के बाद फिर उसके अलावा ये भी है कि वो कहते हैं कि सिनाई भी जो है ये भी पार्ट है उसका। अ अ, ये जो थी बिब्लिकल लैंड है, तो सिनाई भी उनको चाहिए। सिनाई पेनिनसुला बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ तेल और गैस के भी भंडार पाए जाते हैं, और उसके अलावा उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी है कि ईरान वार जो होगी, हम बार-बार कह रहे हैं, बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसको निपटने के लिए उनका जो प्लान है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का, इसके अलावा कोई दूसरा हमारी समझ में नहीं आता। देखिए, वो अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान उनको क्षति पहुँचाए मैसिव, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि
इजिप्ट और जॉर्डन ने इतना खुल के इज़राइल का समर्थन किया। अब इजिप्ट जब समर्थन हो गया, उन्हीं ने हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि सिनाई दो हमें। एक नई समस्या कर दी और ये भी कह रहे हैं कि इजिप्ट की सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे हमें थ्रेट है और इसलिए हम सेनाई वापस दो हमको, और दूसरी बात ये कि अगर थ्रेट है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम तुमको वीक करेंगे युद्ध के माध्यम से या जैसे भी होगा, कोवर्ट या ओवर्ट मीन से जैसे भी होगा। और जॉर्डन को ये अब डर लग रहा है कि कहीं वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को निकाल के जॉर्डन में भेजा जाने का उनका प्लान है। तो जॉर्डन में ऑलरेडी फिलिस्तीनी 50% के करीब हैं और ज़्यादा आ गए तो उनकी गद्दी पे भी असर पड़ सकता है किंग हुसैन की। इन दोनों ने जब हूती या रेबल्स या ईरान के ने जब अटैक किया था इजराइल पे, तो इन दोनों देशों ने, इजिप्ट ने और जॉर्डन ने मिलके उन रॉकेट्स को भी गिराया था और इन्फॉर्म भी किया था और मदद की थी इजराइल की। और अब उनके सामने ये एक नई समस्या आ गई है। ये है कि दूसरी बात ये भी है कि अगर एक बार जो उनका अपोजिशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका सेकंड फेज में जो इसराइल का प्लान है वो ये है कि नया मिडल ईस्ट बनाने का जो उनका सपना है उसको पूरा करना है, यानी गैस पाइपलाइन, रेल रोड कनेक्टिविटी। फिर उसके अलावा ये है कि फाइनेंशियल हब बनाना इसराइल को, खासतौर से वेस्ट बैंक और गाजा को उनका प्लान पूरा करना। यूएई ने भी बहुत सपोर्ट किया था इसराइल को। अब वो कह रहे हैं कि यूएई नहीं रहेगा फाइनेंशियल हब। अब अगर इसराइल बनता है फाइनेंशियल हब तो फिर यूएई को एक बड़ा सेटबैक मिलेगा। पश्चिमी कंपनीज जो वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जो वहां पे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वहां के ऊपर या इन्वेस्टमेंट उनका आता है, वो सब इसराइल में शिफ्ट हो जाएंगी, वहां से होगा। तो इस तरह के हालात वहां पे बनते हैं। अरबों के पास कोई ऐसा अभी प्लान नहीं नजर आता कि वो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे। लेकिन यह है कि उन्हीं ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है और फिर उस रेजोल्यूशन को इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पास कर दिया है। इससे ज्यादा वो पहले भी इसी तरह करते रहे कि रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं, उसको दबाव नहीं बनवा पाते। और ना ही कोई बड़ा लीडर है उनके यहाँ जो इस समय कर सके। एमबीएस का बहुत अच्छे प्लान थे, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना, उस पर काम भी कर रहे हैं। और वो ये भी चाहते थे कि तेल के ऊपर उनका कब्जा ज्यादा रहे, यानी वो तय करेंगे प्राइस जैसा होता है, न कि अमेरिकन अमेरिकन कहेंगे नहीं हमको ऑयल एसेट हमारे हवाले कर दो, तुम्हें ईरान के से खतरा है। सऊदी अरेबिया ने ईरान से रिश्ते अच्छे बना लिए, कहता है कि हमारा खतरा खत्म हो गया है ईरान से। और वो ये भी कहते हैं कि युद्ध होगा तो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। लेकिन ये मंजूर नहीं है उनको। अब सऊदी अरेबिया ये भी है कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ वो सेल्फ रिलायंस की भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। अपनी डिपेंडेंसी जो है उनकी, उसको अमेरिका के ऊपर से कम करने का उनका प्लान है और रिश्ते चाइना, रशिया, इंडिया और दूसरे तमाम देशों से अच्छे बनाने का उनका प्लान है। अगर इस तरह से इंस्टेबिलिटी फैलती है तो उनके सऊदी अरेबिया पे भी असर पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरेबिया, कतर दोनों का मानना ये है और बार बार प्रेशर इन लोग का है कि युद्ध नहीं होना चाहिए वहां के ऊपर। लेकिन बहरहाल अमेरिका बड़ी पावर है और इसराइल उनका जो प्लान है उसके लगता है कि ये युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ये भी है कि कतर ने भी कहा है कि युद्ध के खिलाफ बात की। उसने कहा है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होगा तो कंटेमिनेशन वाटर में आ जाएगा, यानी समुंदर में आ जाएगा और समुंदर के पानी को वो लोग साफ करके पीते हैं वहां पे। वहां पे भी दोनों मुल्कों में भी, सऊदी अरेबिया में भी और कतर में भी और शायद यूएई में भी, इनके यहाँ पानी की बहुत कमी है। इन हालात के बीच में देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से हालात वहां पे बनते हैं। क्या सचमुच युद्ध होगा जिसकी शंका नजर आ रही है। अमेरिका ने
चारों तरफ अपने फोर्सेस डिप्लॉय कर गए हैं। हूती रेबल्स जो हैं वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं, मान नहीं रहे और उनको मैसिव डेमोंस्ट्रेशन पब्लिक सपोर्ट भी हासिल है अपने मुल्क के अंदर। और नतीजा क्या होगा अगर युद्ध होता है तो वो आने वाला समय पर। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।